अमेरिका भिन्ना गया है और इजराइल से ना मतलब बरस पड़ा अमेरिका। और ये बरसने का रीजन ये हुआ, इन्होंने साफ कह दिया कि भाई ऐसा है, हम इस लड़ाई से बाहर जा रहे हैं, तुम भाड़ में जाओ। अब अटैक तो कर दिया इन्होंने, पर जिस तरीके से इन्होंने एंटिसिपेट किया था भाई ये लड़ाई बिल्कुल वैसी नहीं जा रही। वहीं से आवाज आती है ईरानियों की। ईरानियों ने कहा अभी रुको, अभी हम जिंदा हैं। वॉर की शुरुआत तुमने करी थी पर खत्म हम करेंगे। मतलब वॉर एंड तब होगी जब ईरान चाहेगा। उसने आकर के पागल बना दिया, मतलब MBS का बहुत रख करके काट दिया। आसिम मुनीर ने MBS का काट दिया, बहुत बढ़िया वाला। हाँ, अगर आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ दिख गए ना, MBS इनकी गुद्दी सेक देगा, लिटरली इनकी गुद्दी सेक देगा और इनकी लाल कर देगा पीट पीट के। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं SP भिलाश और आप देख रहे थे जियोपॉलिटिकल डेस्क। तो ईरान की सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी थी उस पे एक अटैक क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की लिटरली नीचे से जड़ें हिल गई। डोनाल्ड ट्रंप इतना डर गया, इतना सहम गया कि उसको समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। और डोनाल्ड ट्रंप ने आनंद वानंद में आकर के सीरियसली ये बोल दिया कि भैया ऐसा है, लड़ाई खत्म, अब कभी भी खत्म हो जाएगी। ये जो डर है आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, ये क्यों बना हुआ दोस्तों। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हर हरकत ऐसी कर दी है जिससे पाकिस्तान की कुटाई निश्चित है। पाकिस्तान की कुटाई अब तक तो केवल उसके दुश्मन कर रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिनके साथ वो अपना डिफेंस पैक्ट साइन करके बैठा है वो उसकी कुटाई करने के लिए रेडी होने वाले हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान से कि अगर उसने आसिम मुनीर को और शाहबाज शरीफ को जहां पकड़ लिया वो उनके कान के नीचे धर के बजा देगा और बहुत बुरी तरीके से बजा देगा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों ऐसा हुआ क्या है, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही सब बताने वाला हूं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ चले उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ईरान के बारे में बताता हूं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप बड़े जोर शोर से बोलने वाला इंसान जो ये कह रहा था कि भाई हम ईरान के अंदर पूरी रिजीम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, ये कुछ नहीं कर पाया और अब डर के बैठ गया है। ये हो क्यों रहा है? आप एक बात समझो, आपको एक बात याद होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस लड़ाई के लिए आह्वान किया था, जब इस लड़ाई की शुरुआत करी थी, तो ये कहा था कि मुल्ला रिजीम मस्ट गो, मुल्लाज मस्ट गो। ये वहां पे डायलॉग्स चल रहे थे, ईरानियन स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट की जा रही थी और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि हेल्प इज ऑन द वे, कि भैया अब हम आ गए हैं और अब हमने अटैक कर दिया है, अब इस पूरी की पूरी रिजीम को हम समाप्त कर देंगे और पूरे के पूरे ईरान को सबक सिखा देंगे। मतलब बेसिकली अमेरिका ये प्रेसिडेंट सामने रखना चाहता था कि भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब अमेरिका के हाथ में पावर थी तो अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया। अब अटैक तो कर दिया इन्होंने, पर जिस तरीके से इन्होंने एंटिसिपेट किया था भाई ये लड़ाई बिल्कुल वैसी नहीं जा रही। आपने दोस्तों एक चीज देखो, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ईरान की एक सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर इन लोगों ने अटैक कर दिया। अब इस ऑयल रिफाइनरी के ऊपर इन लोगों ने अटैक कर दिया तो उसका रिपरकशन ये हुआ कि जो पूरी की पूरी ऑयल रिफाइनरी थी भाई वो जल गई, उससे शायद जो उसके टैंकर्स लगे हुए थे वो जल गए। और यहाँ तक कि और दोस्तों ये डेवस्टेशन इतना बड़ा था कि तेहरान सिटी की मल्टीपल जगहों पे जो नालियां तक बहती है ना वहां से आग निकल रही थी। इस लेवल की बम्बार्डमेंट की गई थी इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर। अब जैसे ही भैया ऑयल रिफाइनरी पे बम्बार्डमेंट हुई, अमेरिका का माथा ठनक गया। क्यों ठनक गया आप एक बात समझो, अमेरिका का यहाँ पे पूरे मिडिल ईस्ट में आने का एक रीजन है और वो है केवल और केवल तेल। यार एक बात समझो ना, अमेरिका का यहाँ आने का रीजन क्या था? अमेरिका का रीजन ये था कि अमेरिका को चाहिए था ईरान का ऑयल। अब ईरान का ऑयल जो अमेरिका आए गड़ा करके बैठा है, मतलब अपनी आंखें गड़ा के बैठा है जिसपे, उसको जाकर के आपके इसने इजराइल ने ठोक दिया। और कोई छोटी मोटी नहीं, सबसे बड़ी रिफाइनरी को जाकर के ठोक दिया। भाई इतना तबाही हुई है, इतना पॉल्यूशन हुआ है वहां पे जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब अमेरिका के अंदर जितने भी ऑयल के प्लेयर्स बैठे थे भाई इनकी चूल्हे हिल गई। ये लिटरली पागल हो गए, ये कह रहे कि भाई तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो। ये लिटरली इन्होंने इजरायलियों को बोल दिया भाई तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो। यहाँ पे जिस चीज से पैसा आना था, जहां से सारा वॉर का खर्चा निकलना था, वही जगह जाके तुमने ठोक दी। और उस ऑयल के अंदर जब आग लगी तो भाई अब देखो, ऑयल के अंदर आग लगी है तो फैक्ट्री में भी आग लगेगी, पूरी की पूरी स्टोरेज में आग लगेगी, और जहां से वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अगर उस मेन वॉल्व में आग लग गई तो और ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे ना अमेरिका हिल गया एकदम से। और दूसरा रीजन ये है कि भाई अमेरिका में ना वापस जाने शुरू हो गए हैं अमेरिकन के बॉडी बैग्स, और अमेरिकन बॉडी बैग्स को देख करके पागल हो जाते हैं। मतलब देखो इनके अंदर ना अपने सोल्जर्स को मरा हुआ देखने की आदत ही नहीं है। तो अमेरिका में एक तरफ तो बॉडी बैग चले गए जो आम आदमियों को रुष्ट कर रहे हैं, मतलब आम आदमी को जो बहुत दुख दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इनके खास आदमी हैं इंडस्ट्री वाले, उनकी तो तुमने जगह को ठोक दिया। तो अमेरिका भिन्ना गया है और इजराइल से ना मतलब बरस पड़ा अमेरिका। और ये बरसने का रीजन ये हुआ, इन्होंने साफ कह दिया कि भाई ऐसा है, हम इस लड़ाई से बाहर जा रहे हैं, तुम भाड़ में जाओ, लिटरली। और दोस्तों इस अटैक का सबसे बड़ा जो रिपरकशन देखने के लिए मिला वो दिखा मार्केट में। भाई ऑयल सीधा 100 के पार, मतलब 110 के पार हो गया। और लाइफ में पहली बार
मैंने भाई अपनी लाइफ के अंदर पहली बार इतना क्विक पंप और इतना क्विक डंप देखा कि जितनी रफ्तार से ऊपर चला ऑयल का प्राइस, उतनी ही रफ्तार से इसके अनाउंसमेंट के बाद कि हम लड़ाई बंद कर रहे हैं, उतनी ही रफ्तार से गिर गया। मतलब आप ट्रंप को कितना भी बेवकूफ बोल लो, पर एक बात तो है, ट्रंप को ये पक्का पता है कि भाई कैसे मार्केट चलानी है और कैसे मार्केट को ऊपर लेके जाना है, कैसे मार्केट को नीचे लेके आना है। दोस्तों ट्रंप ने बकायदा प्रेस के सामने आकर के बोला कि भाई वॉर में एंड सून। अब भैया ये वॉर एंड होगी या नहीं होगी ये तो भैया ट्रंप बता सकता है या इजराइल वाले बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद हर कोई ये सोच करके बैठा था कि भैया इजराइल वाले बताएंगे या फिर अमेरिका बताएगा कि वॉर कब एंड होगी। वहीं से आवाज आती है ईरानियों की। ईरानियों ने कहा अभी रुको, अभी हम जिंदा हैं, वॉर की शुरुआत तुमने करी थी पर खत्म हम करेंगे, मतलब वॉर एंड तब होगी जब ईरान चाहेगा। उन्होंने सिंपल भाषा में बोल दिया। अब इसे देख करके एक कयास और लगना शुरू हो गया कि भाई अगर अमेरिका डीएस्केलेट करता है तो क्या अमेरिका के जितने ऑब्जेक्टिव इस वॉर के अंदर उनको चाहिए थे, इजराइल को जितने ऑब्जेक्टिव चाहिए थे वो अचीव हो गए हैं। पहली बात तो अगर अचीव हो गए हैं तो ईरान इस तरीके की स्टेटमेंट देने की हिम्मत कैसे रखता है, और अगर भाई अचीव नहीं हुए तो भाई फिर वॉर ओवर क्यों हो रही है और वॉर पहले खत्म क्यों हो रही है। और अगर भैया तुम अगर वॉर खत्म कर रहे हो तो वॉर में आए क्यों, पागल हो क्या? बिल्कुल ही पागल। वैसे हाँ ट्रंप है पागल, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पर फिर भी लोग तो इनसे यही सवाल पूछेंगे। अब यहाँ पे धर्म संकट दोस्तों केवल और केवल अमेरिका के लिए नहीं बना है, यहाँ पे सबसे बड़ा धर्म संकट बन गया इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल तो ये सोच के बैठा था कि इस बार या तो ईरान को इस पार कर देंगे या उस पार कर देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आके पूरा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन खेल बिगाड़ने में डोनाल्ड ट्रंप कितना भी सोचता रहे कि वो बिगाड़े या ना बिगाड़े, पर मुझे यहाँ पे लगता है सबसे बड़ा खेल जो खेलने वाले लोग बैठे हैं वो ईरान के अंदर बैठे हैं। और दोस्तों एक बात समझना, आप कुछ भी बोल रहे, ईरान के अंदर कितनी भी तबाही हो रही हो, ईरान को कितना भी सफर करना पड़ा हो, पर जिस ब्रेवरी के साथ ईरान लड़ा है ना इस वॉर के अंदर, वो अपने आप में बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। मतलब अमेरिका ने और इजराइल ने कभी ये एंटिसिपेट ही नहीं किया था इस पूरी वॉर के अंदर। आप पूरी सिचुएशन देखोगे ना, उन्होंने कभी जिंदगी में एंटिसिपेट नहीं किया था कि ईरान इस तरीके से या फिर इतने दम के साथ लड़ सकता है। ये तो ये सोच के बैठे थे कि लिटरली हम 1 या 2 वीक का मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट रखेंगे और उसके अंदर इनकी टॉप ब्रास को उड़ा देंगे और फिर ईरान की कमर टूट जाएगी। ईरान की अगर कमर टूट गई तो आईआरजीसी लिटरली कुछ नहीं कर पाएगी। ये सोच करके ये लोग वॉर में घुसे। अब वो चीज ना तो इनका ऑब्जेक्टिव अचीव हुए और ना ही आईआरजीसी की कमर तोड़ पाए। और लिटरली दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये सुनने में आया है कि भाई भले ही इनके खमेनी मर गए हो, इनके और बड़े लीडर्स को मार दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने भाई पूरे के पूरे आईआरजीसी को कम्युनिकाडो कर दिया। मतलब ये है कि हर कोई अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे रिटेलिएट कर सकता है। और जो आप ये देख रहे हो ना कि कभी इजराइल पे बम गिर रहे हैं, कभी कहीं गिर रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि ये वॉर बहुत जल्दी रुकने वाली है, लेकिन ये देखने में मजा बहुत आएगा दोस्तों कि ये वॉर अमेरिका किस तरीके से हैंडल करेगा। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है ना, इसमें और कुछ दिखे या ना दिखे, केवल एक चीज तो बहुत अच्छे से दिख रहा है और वो है डर। और ये है डर ईरान से। दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। आपने एक चीज देखना, जो आपने देखा होगा कि अमेरिका को जिस तरीके से ईरान के अंदर से सपोर्ट मिल रहा था पहले, अभी ना उसमें गिरावट आ गई है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, आप याद करो कुछ टाइम पहले इजराइल की तरफ से एक एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें इन लोगों ने एक स्कूल के ऊपर एयर स्ट्राइक करी थी और उसमें लगभग 150 के करीब जो बच्चियां थी उनकी डेथ हो गई थी। अब सीधी सी बात है भाई, तुम्हारी दुश्मनी उनकी टॉप लीडरशिप से है, तुम उन्हें मारो या ना मारो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम बच्चों पर अटैक करते हो तो लोगों के जो इमोशंस जुड़े होते हैं उस इमोशन से आप खिलवाड़ कर रहे हो। बेसिकली ये इंटरनेशनल लॉ में भी इलीगल है और किसी भी ह्यूमैनिटी की बुक को उठाओगे उसमें भी ये चीज़ इलीगल है। और यही हुआ एग्जैक्टली। जैसे ही वो अटैक हुआ तो ईरान के जो लोग अमेरिका और इसराइल का सपोर्ट कर रहे थे, लिटरली जो आज़ादी के लिए चैंट कर रहे थे ना भैया, उनके दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट होगा कि यार ये हमारे बच्चों को मार रहे हैं। ये हमारे नेताओं तक तो ठीक था, लेकिन जब तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो तो कल को तुम हमारी सेफ्टी कैसे गारंटी करोगे। ईरान की आम जनसंख्या है, उनके दिमाग में भी डुअल थॉट्स आने लगे और अमेरिका का जो सपोर्ट था इंटरनल वो कम हो गया। यहाँ पे ना आप एक बात समझो, इजराइल और यूएसए दो चीजों पे खेल रहे थे। एक तो वो इनका 1 वीक का या 2 वीक का कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा ये कि हम एक ऐसी आग लगाएंगे ईरान के अंदर कि अंदर से ही जो प्रोटेस्ट ऐसी इरप्ट होंगी कि भाई इनका ना जीना हराम हो जाएगा आईआरजीसी वालों का और उनकी जितनी भी टॉप लीडरशिप है। अब भाई वो ना तो प्रोटेस्ट इरप्ट हुई, बल्कि अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ एक सेंटिमेंट और बन गया जब से इन्होंने उन बच्चियों को मारा। और टेक्निकली इट्स नॉट रॉन्ग कि अगर वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि भाई अमेरिका हमारा सेवियर नहीं है, क्योंकि भाई जब तुम उनके बच्चों को मार रहे हो, भाई उनकी क्या गलती, वो तो लिटरली बच्चे हैं ना। और आपको पता था, चलो ठीक है मैं मानता हूँ एक बार को कि उनके ऑफिस के नीचे या उनके स्कूल के नीचे हो सकता है किसी ने बंकर बना रखा हो या कोई फैसिलिटी चल रही होगी, मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। लेकिन भाई ये भी तो देखो ना, जब उनके बच्चे वहाँ पे उस स्कूल में हैं तो या तो आप भाई अपनी इंटेल ढंग से गैदर करते या तो उस टाइम का वेट करते जब वहाँ पे वो बच्चे नहीं होते। आपने इनोसेंट्स को मारा है तो भाई इसके लिए तो लिटरली कोई दो राय नहीं है। इसके लिए तो आपको अगर उन लोगों का साथ नहीं मिल रहा ना तो बहुत ही अच्छी बात है।
लिटरली आप यार बच्चों को नहीं मार सकते। अब यहाँ पे इजराइल और यूएसए के खिलाफ केवल ईरान के जो लोग इनके सपोर्ट में आए थे वही नहीं हो गए हैं, बल्कि इनके देशों के अंदर भाई आवाजें निकलनी शुरू हो गई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट है इस चीज को। कोई भी डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है इस टाइम पे, चाहे वो मागा वाले ही क्यों ना हो। मैं एक चीज बताता हूँ, मागा वाले जितने भी बैठे हैं ना भाई, उनको नहीं चाहिए कि भाई उनका देश किसी लड़ाई में जाए, और ट्रंप को लेके ही इसलिए आए थे कि ट्रंप ने कहा था कि आई विल बी ए नो वॉर प्रेसिडेंट, मतलब ये किसी वॉर में जाएगा ही नहीं। और जब से ये आया है ये मल्टीपल वॉर्स में चला गया, और अगर जिसमें नहीं जाता वहां जाके क्रेडिट ले लेता जा करके। ना तो दोस्तों इसको अमेरिका से कुछ लेना देना है, ना इसको मागा से कुछ लेना देना है, ये बस रगड़ के उनको चूरन खिला रहा है, उनको पागल बना रहा है। और जब तक वो मागा वाले पागल बनते रहेंगे, वैसे खैर वो हमेशा ही बनते रहेंगे क्योंकि वो पैदा ही पागल बनने के लिए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी जेब भर रहा है, दबा करके पैसा बना रहा है हर तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप यही करता है, ये भाई पूरे अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बिकाऊ प्रेसिडेंट है। लिटरली बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तानी आर्मी के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है ना, तो वो ट्रंप की खुददारी है। लिटरली ट्रंप को इतना लोगों ने खरीद लिया दोस्तों। पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, ईरान कह रहा है कि भाई जब हम चाहेंगे तब वॉर खत्म होगी, तो वॉर एग्जैक्टली खत्म कब होगी? भैया मैं आपको बता देता हूँ, वॉर ये खत्म नहीं होने वाली है, ये भाई कॉन्फ्लिक्ट के तरीके से चलती रहेगी। ईरान आपका दूसरा सीरिया बनने के लिए तैयार बैठा है, और ईरान शायद मैं अगर बोल दूं ना कि भाई ये सीरिया बन चुका है, तो कोई गलत बात नहीं है। आप इस बात को आज लिख के रख लो, ये इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जैसा चल रहा है ये लिटरली वैसा ही चलता रहेगा। या तो अमेरिका और इजराइल को दोबारा से एक साथ आकर के और ज्यादा इंटेंसिफाई करना पड़ेगा वॉर के इस टेम्परेचर को, फिर पूरे वर्ल्ड में फिर से ऑयल को लेकर के दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, ट्रेड को लेकर के दिक्कत शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईरान भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी तो कब्जा करके बैठा है। जब तक ईरान पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करके बैठा है और ये छुड़ा नहीं लेते अमेरिकन या फिर इजरायली, ये ट्रेड को नॉर्मलाइज नहीं कर पाएंगे। और देखो एक बात समझना, ईरान के पास सिचुएशन है डू और डाई की। अगर ईरान सब कुछ सेक्रीफाइस करने पे आ गया तो सब कुछ तबाह करके मरेगा। वो लिटरली वो उस सिचुएशन में बैठा है, क्योंकि दोस्तों ईरान इस टाइम पे केवल खुद से नहीं लड़ रहा, ईरान की जो मल्टीपल प्रॉक्सीज थी वो भी एक्टिवेट हो चुकी हैं। आप देखो ईरान लड़ रहा है हिजबुल्लाह के थ्रू, लेबनान में लड़ाई चल रही है इजराइल के साथ। दूसरा यमन के अंदर भाई अपने इन्होंने जितने भी मिलिटेंट्स बिठा के रखे होते उनको एक्टिवेट कर दिया। सेम चीज इराक के अंदर हुई है, और अभी कुछ टाइम पहले तुर्की के अंदर भी कुछ लोग पकड़े गए हैं इस चीज को लेकर के। और भाई ईरान बिना किसी भेदभाव के हर कंट्री पे दबा के बम मार रहा है, जितने मार सकता है उतने बम मार रहा है, और इन देशों की लिटरली हालत पतली कर रखी है। अच्छा दोस्तों, हालत से मुझे याद आया, इस टाइम हालत तो बहुत ज्यादा खराब भाई सऊदी अरेबिया की भी है, क्योंकि भैया सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान ने इनडिस्क्रिमिनेट होकर के अटैक किया है। तब से ईरान का डर बैठ गया है सऊदी अरेबिया के अंदर। पर सऊदी अरेबिया उससे पहले ही पाकिस्तान से पैक्ट साइन कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान मदद करने के लिए तो आने से गया, बल्कि उल्टा ये और बोल दिया पाकिस्तान में कि यार अभी तो तुम्हारे पास छोटे मोटे रॉकेट गिरे हैं तुम्हारे ऊपर, कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट गिरे तो हमें बताना। मतलब ये दोस्तों पाकिस्तानी कितने बड़े फन्ने खा बैठे हैं जो बड़े रॉकेट बचा लेंगे। अबे इनकी औकात नहीं है कि एक मिसाइल रोक ले अपने घर पे गिरने से। और ये जो सऊदी को ज्ञान दे रहे हैं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इन पे अपने देश में तो एक मिसाइल गिरती नहीं, इन्हें बुला करके भी सऊदी अरेबिया कर क्या लेगा। खैर वो छोड़ो, मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। तो हुआ क्या दोस्तों, एक बात समझो, सऊदी अरेबिया ने इनसे कहा कि भैया ऐसा है हमारे देश पे अटैक हो रहा है, तुम आओ यार हमारा सपोर्ट करो। उन्होंने कहा कि भाई आपको सपोर्ट की क्या जरूरत है, और हम तो खुद ही उलझे हुए हैं, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, हम ना तो अपना एयर डिफेंस भेज सकते ना कुछ कर सकते, तो यहाँ पे अफगानियों ने उलझा रखा है हमें, और दूसरी तरफ भाई हो सकता है इंडिया से भी कभी कुछ हो जाए। तो सऊदी अरेबिया को इन्होंने लिटरली अकेला छोड़ दिया। वो देश जिससे इन्होंने पैसा लिया, जिससे अभी भी भीख मांग रहे हैं, आपको मैं बताऊंगा अभी कि क्या सिनेरियो है भीख का, किस लेवल पे जाकर के भीख मांगी है इन्होंने, लिटरली उस देश को इन्होंने अकेला छोड़ दिया। ये बोल दिया कि भैया हम तुम्हें ना तो एयर डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं और ना अपने सोल्जर दे सकते हैं। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया को महसूस हो गया कि भैया ऐसा है, ठग चुके हैं पाकिस्तानी, हमें ठग चुके हैं। मतलब सऊदी अरेबिया जो पूरे मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा मुमालिक है, सबसे मतलब खलीफा बना बैठा है इस टाइम पे, उसको एक छोटे से पिद्दी से देश ने, जिसकी ना तो कुछ औकात है और ना कोई वैल्यू, उसने आकर के पागल बना दिया। मतलब एमबीएस का बहुत रख करके काट दिया। आसिम मुनीर ने एमबीएस का काट दिया बहुत बढ़िया वाला। मतलब ये समझ लो आप, मैं बता रहा हूँ अब। और इस चीज का पता एमबीएस को भी लग चुका है, और इस वजह से अब एमबीएस बहुत ही ज्यादा बौखलाया घूम रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, इनकी सिचुएशन जो है पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा खराब चल रही है। आपको तो पता है इनकी इकोनॉमी पहले से ही क्राइसिस में बैठी थी, लेकिन जो इनकी डी फैक्टो इकोनॉमी थी, मतलब जो इनकी दूसरी जो एवरीडे बेसिस की इकोनॉमी चल रही थी, जिससे अपने देश को गवर्न करा करते थे, अब भाई वो भी क्राइसिस में आ गई है। इनके पास ना तो भैया सैलरी देने के पैसे बचे हैं, ना किसी चीज के पैसे बचे हैं। और दोस्तों ये हाल तो पाकिस्तान का तब है, इतना एटीट्यूड पाकिस्तान तब दिखा रहा है जब इसकी इकोनॉमी मेजरली डिपेंड करती है उन गल्फ नेशन के ऊपर जहां से भीख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे सऊदी अरेबिया आता है। यहाँ पे दोस्तों
दोस्तों इन्होंने कुछ बात बोली, मैं आपको यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कुछ चीजें बोली, मैंने आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप ये सुनो, आपको मजा आएगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका एग्जैक्टली मायने क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ना सिचुएशन समझना, पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है गल्फ कंट्रीज पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो इनके यहाँ पे जितने रेमिटेंस आते हैं, इनके यहाँ के जो लोग जाते हैं वो ज्यादातर गल्फ कंट्रीज में है, और वो जो बाहर से पैसा भेजते हैं वो बहुत आता है, लिटरली उसको लाइफलाइन की तरह यूज कर रहे थे। इस बार भी जब ये पैसा मांगने गए तो इन्होंने बोला, अब दोस्तों ऐसा होता है कि पाकिस्तानी ना बहुत सारे जाके सऊदी में काम करते हैं और मल्टीपल गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, तो पर ये जाते हैं सऊदी के पास भीख मांगने, तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है आप हमें भीख दे दो, तो इन्होंने कह दिया कि हम तो नहीं देंगे भैया, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना तो कोई रिटर्न आता है ना कुछ आता है, तुम साले पहले पैसा खा जाते हो और फिर डकार भी नहीं लेते हो, ये क्या बदतमीजी है, तुम पहले ना पुराने पैसे चुकाओ, उसके बाद हम सोचेंगे कि भाई तुम्हें पैसे देने या नहीं देने, और ऐसा है 1 साल में वो पैसे चुकाओ। और उसके बाद ये लोग ये भी बोलते हैं कि और ऐसा है ये पैसा हम आपको 1 साल में वापस नहीं करेंगे, ये करेंगे हम 3 साल में। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की इन हरकतों की वजह से एमबीएस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि जहां अगर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दिख गए ना, एमबीएस इनकी गुद्दी सेक देगा, लिटरली इनकी गुद्दी सेक देगा और इनकी लाल कर देगा पीट पीट के। और दोस्तों वो भी क्यों ना, आप ना एक बात समझो ना, जब देखो इन्होंने इनसे स्ट्रेटेजिक पैक्ट बनाया, इन्होंने इनसे इनकी सेना मांगी, इन्होंने इनसे इनका डिफेंस सिस्टम मांगा, इन्होंने दोनों के लिए मना कर दिया, फिर उसके बाद जब अमेरिका ने इनको बोला कि भाई ऐसा है हमने तुम्हें वो थाट दे रखा है, हमने तुम्हें वो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दे रखा है, वो ला करके ना तुम यहाँ पे रखो सऊदी अरेबिया में, यहाँ जरूरत है, तब जाकर के इन्होंने डिफेंस सिस्टम दिया है। दोस्तों लिटरली ये सोचो, आपने जिस कंट्री ने इनको पैसा दिया इनके बुरे टाइम पे, ये उसके सगे नहीं है। पाकिस्तानी दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि किसी के सगे नहीं होते, एक यही सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान पे ना कोई यकीन नहीं करता। अब जिस तरीके से यूएई से इनके पहले ही रिलेशन खराब हो रखे हैं, आने वाले टाइम में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया के भी इनसे रिलेशन खराब हो जाए। अब सोचो ना, इन्होंने स्ट्रैटेजिक पैक्ट साइन किया कि भाई सऊदी अरेबिया सोच के बैठा था कि जब हमें जरूरत होगी हम इनका यूज करेंगे, क्योंकि हम इन्हें पैसे तो दे ही रहे हैं, सीधी सी बात है, लेकिन वहां पे इन्होंने धोखा दे दिया भाई सऊदी अरेबिया को। अब सऊदी अरेबिया को जो धोखा दिया है ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, और ऊपर से दोस्तों अगर ये वॉर नहीं रुकी किसी भी रीजन से, या फिर बहुत ज्यादा सिनेरियो खराब हो गया, या इजराइल या फिर ईरान ने अपनी चला दी, या फिर ईरान ने कोई बहुत ही मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया, उस टाइम पे सऊदी अरेबिया की क्या हालत होगी। और उस टाइम पे भी अगर पाकिस्तान इनका सपोर्ट करने नहीं आया ना, तो दोस्तों भले ही मिसाइल पाकिस्तान में ना गिर रही हो, सऊदी अरेबिया में गिर रही हो, लेकिन देखना उसका पूरा पूरा असर ना पाकिस्तान में होने वाला है। और दोस्तों अभी जो फॉल्ट लाइन आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी की दिख रही है ना, इस तरीके से उजागर है जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, और ये आगे चल करके और ज्यादा एक्सप्लॉइट होने वाली है। सिचुएशन तो दोस्तों इनके देश में इतनी खराब हो रखी है कि मल्टीपल जगहों पे बंद लगा रहे हैं, सैलरियां रोक रहे हैं, और लिटरली भैया बिजली काट रहे हैं, पेट्रोल काट रहे हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं, और लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रहे हैं, ऑफिस तक बंद कर रहे हैं अपनी। और लेकिन उसके बावजूद टशन पूरा पाकिस्तानियों के अंदर, आर्मी के लिए, मरियम नवाज के लिए, इनका क्योंकि पिछवाड़ा दुखता है, इन पे बैठा नहीं जाता, क्योंकि इसने आसिम मुनीर के साथ मेहनत बहुत करी है, तो अब उसके पिछवाड़ों को ताकि दुखे ना, इसलिए एक बढ़िया सा गद्देदार एक बहुत ही वीआईपी लेवल का एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है। मरियम नवाज के लिए भी खरीदा गया है और आसिम मुनीर के लिए भी खरीदा गया है। इतनी गरीबी होने के बावजूद, इतनी सिचुएशन खराब होने के बावजूद, लोगों के ऊपर इतना इन्होंने मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करी है, उसके बावजूद भी आपको शहबाज शरीफ ना अगले हफ्ते ही किसी विदेश के टूर पे दिखेगा, देखना। क्योंकि भाई पाकिस्तानी यही करता है, इन्हें पता है, इनको कोई सैलरी वैलरी से मतलब नहीं है, इनको मतलब नहीं है पाकिस्तान चले या ना चले, इनको बस केवल एक ये मतलब है कि बड़ी डील हो जाए, बड़ी डील में ये पैसा खा ले और अपनी बस बैंक बैलेंस बना ले, सिंपल सी बात ये है। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे बताओ आने वाले टाइम में क्या सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशंस ऐसे ही बने रहेंगे और ज्यादा खराब होने की उम्मीद लग रही है, या फिर आपको लगता है कि सऊदी पिलाई करेगा पाकिस्तान? कमेंट्स में अपना जवाब देना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।